हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 26, 27 और 28 जुलाई को ऐसी क्या इवेंट होने वाली हैं जिसकी वजह से जो क्रिप्टो मार्केट है या शेयर मार्केट है उसके अंदर करेक्शन आ सकती है। तो और उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक लाइन में नहीं कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक कर देगा तो इसलिए मार्केट गिर सकता है। ऐसा क्यों होगा? एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज क्यों गिर सकती है या क्यों गिर जाती है, ये पूरा का पूरा लॉजिकल तरीके से आज हम यहाँ पे जानेंगे। प्लस कि 28 को जो ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस है वो एक तरीके से अगर अनाउंस कर देता है, क्योंकि एडवांस जीडीपी एस्टिमेट वो वहां पे रखने वाला है जिसके अंदर ये अनाउंसमेंट हो सकती है कि यूएस जो है वो ऑफिशियली रिसेशन के अंदर एंटर कर चुका है। तो ये सारी की सारी चीजें कि कोई कंट्री कैसे रिसेशन में एंटर करता है या फिर क्यों फेड इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो क्रिप्टो या शेयर मार्केट के अंदर एक तरीके से पैनिक क्रिएट हो जाता है, ये सारा का सारा आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ या मैं इस टॉपिक के ऊपर बात क्यों कर रहा हूँ तो आप सबको पता होगा कि या जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि 2015 से मैं एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्क कर रहा हूँ। तो ये मेरी ड्यूटी भी है और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड के अंदर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्यों फेड इंटरेस्ट रेट जब हाइक होता है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है शेयर मार्केट पे एंड क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, और क्यों लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज बिल्कुल भी आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। क्योंकि ऐसा हमने फ्यूचर के अंदर भी देखा है, अगर आप इंडियन शेयर मार्केट को भी स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है एक्चुअल में शेयर मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्यों इन सब चीजों को इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये भी हम पूरा का पूरा आज आपको यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 26 और 27 तारीख को जो माना जा रहा है कि जो फेड है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो 75 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज कर सकता है। अब ये 75 से 100 का जो नंबर है ये कहां से आ रहा है? अगर मैं बात करूं, रियूटर्स ने भी एक पोल किया जिसमें उन्होंने 102 एक्सपर्ट्स के साथ से पूछा कि आपको क्या लगता है कि फेड कितना इंटरेस्ट रेट जो है इस बार हाइक कर सकता है। तो उन्होंने बोला 98 ने 102 में से बोला कि 75 बेसिस पॉइंट और 4 ने बोला 100 बेसिस पॉइंट। तो इसका मतलब ये तो इन ए वे कंफर्म है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक होने वाला है और 75 से 100 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब पहले तो ये समझते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, फेड इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, इसका मतलब क्या है? ये क्या इंटरेस्ट है, ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है, ये किसको बोलते हैं? तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूं तो देखिए, एक जो हम तो बैंकों से पैसा लेते ही लेते हैं, लेकिन बैंक भी बहुत बार एक दूसरे से पैसा उधार पे लेते हैं। तो जो जिस इंटरेस्ट रेट पे एक बैंक दूसरे बैंक को उधार देता है वो यहाँ पे उस इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है। या और भी सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको जानना है तो बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है, कि जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक पैसा लेता है वो जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे उस इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है कि वो इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा कि बैंकों को जो पैसा मिलता है इंटरेस्ट रेट पे, अब बैंकों को भी पैसा लेने के लिए उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि कौन सा इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है? जिस इंटरेस्ट पे बैंक पैसा लेते हैं। अब एक चीज समझिए कि बैंक जब पैसा इंटरेस्ट रेट पे अगर लेता है तो वो बैंक उसको किनको देता है? लोगों को देता है। अगर मान लो आप अपने आप को समझिए कि मान लो आप बैंक हो, अगर आपको 2% पे पैसा मिल रहा है और अगर आप आगे लोगों को 5% पे पैसा दे रहे हो, लेकिन एकदम से फिर अगर आपको पैसा 2% की जगह 3% पे मिलने लग गया तो आप क्या करोगे? आप जिनको आगे लोन पे पैसा देते हो उनसे 5 की जगह 6% इंटरेस्ट रेट चार्ज करोगे। आप यही करोगे। बैंक को क्या है, ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा तो आगे ज्यादा इंटरेस्ट पे देने लग जाएंगे। तो ये यही सिचुएशन जो है अभी क्रिएट होती है और इसी की वजह से शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोलैप्स आता है। क्यों आता है चलिए समझते हैं। देखिए, अगर बैंक जो है उनको इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा जो उन्होंने पैसे लिया उसके ऊपर, तो वो क्या करेंगे? आपसे जो बोरोवर हैं, आपके जैसे हमारे जैसे जो लोग बैंक से पैसा उधार लेते हैं, वो उस उधार के बदले जो हम ईएमआई पे करते हैं, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, अब हमें भी ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि बैंक क्या करेगा, उसको ज्यादा पे मिलेगा तो वो हमारा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और जैसे ही बैंक का हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मान लेते हैं अभी आपने कोई एक लोन लिया और उसके लिए आपकी मंथली ईएमआई जाती थी 15,000 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर हाइक हो जाता है उसके बाद अगर आपको उसी लोन के लिए 15,000 की जगह 16,500 रुपए फॉर एग्जांपल अगर आप वो देते हैं ईएमआई देते हैं, तो हुआ क्या? आपका 1,500 रुपए मंथली बढ़ गया
जो आप पे करते थे उस ईएमआई के लिए। अब आपका 1500 रुपए अगर मंथली बढ़ गया, इसकी वजह से क्या हुआ कि मानते हैं कि आपकी जो सैलरी थी उसमें आप अपने घर का खर्चा निकाल के, अपनी सारी ईएमआई पे करके, अपने सारे के सारे जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस सारे के सारे कवर करने के बाद मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपए बचते थे इंटरेस्ट रेट हाइक होने से पहले। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बाद वो 1500 अब आपके एक्स्ट्रा ईएमआई में जाने लग गए, तो अब आपको 10,000 की जगह कितना आपका पैसा बचेगा? अब आपका पैसा बचेगा सिर्फ 10,000 की जगह 8,500 रुपए। तो अब आपके पास महीने में अपने सारे खर्च करके, जहां पहले 10,000 बचते थे, अब क्या होगा? आपको बचेगा 8,500 रुपए। तो लोग क्या करते हैं, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है उससे आप दो ही चीज कर सकते हैं। पहली चीज, क्या तो आप उसको इन्वेस्ट करते हैं या आप उसको खर्च करते हैं। दो ही तरीके के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो लोग पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, वो पैसे को खर्च कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ खर्च कर देते हैं। तो ठीक है, बट दो ही तरीके की एक्टिविटी में हमारा पैसा जो है वो स्पेंड होता है, आइदर इन्वेस्टिंग या स्पेंडिंग। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पे देखिए इसका कैसा इंपैक्ट आता है। अब मान लेते हैं कि आप एक इन्वेस्टर थे, आपके पास जो सब कुछ खर्चे निकाल के महीने का जो 10,000 रुपए बचता था, आप वो 10,000 रुपए हर महीने डालते थे शेयर मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में। तो अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद क्या हुआ कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो अब आप की ईएमआई बढ़ गई, तो अब आपके पास वो 10,000 की जगह बच रहा है 8,500। तो जहां पहले आप महीने का 10,000 डालते थे मार्केट में, अब आप डाल पाओगे कितना? 8,500। तो इसका मतलब 15% आप जो इन्वेस्ट हो रहा था पैसा शेयर मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो अब कम हो गया। और जब पैसा मार्केट में कम जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि मार्केट के अंदर करेक्शन आएगी कि भाई पहले अगर 100 रुपए जा रहा था, अब अगर उसकी जगह 85 रुपए ही आप इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट के अंदर जो मतलब पैसा आ रहा है वो कम हो गया 15%। और अगर वो 15% कम हो गया तो मार्केट के अंदर क्या होगा कि अगर डिमांड अगर कम होती है तो मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो होता है वो फॉल होता है। तो सेम चीज क्या होगी, शेयर मार्केट के अंदर आप करेक्शन देखेंगे एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर करेक्शन देखेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर थे, जो इन्वेस्ट करते थे पैसे को, अब वो कम पैसा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं कहां पे, जिस भी वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर होगी कि कैसे फेड इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोलैप्स आता है। बट सिर्फ ये इकलौता रीजन, एक दूसरा रीजन भी है कि देखो दो ही तरीके, आप अपने पैसे को दो तरीके से स्पेंड करते थे। इन्वेस्ट करते थे, ठीक है भाई, अब इन्वेस्ट आपका 10,000 की जगह 8,500 होगा तो मार्केट में एक करेक्शन आएगा। लेकिन जो मेन था कि जो मेजोरिटी है जो इन्वेस्ट नहीं करते, वो क्या करते थे? स्पेंड करते थे। अब वो स्पेंड करने का मतलब क्या? खर्च करते थे। किस चीज पे खर्च करते हैं आप मार्केट के अंदर जाके? आइदर आप प्रोडक्ट बाय करते हैं या आप सर्विसेज को बाय करते हैं। अब आप पहले महीने के अंदर क्या करते थे? महीने के अंदर 10,000 रुपए जाके मार्केट के अंदर प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदते थे। प्रोडक्ट आप चाहे उससे एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे आप उससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो, चाहे आप उससे कार खरीदते हो, चाहे आप उससे किसी ब्यूटी पार्लर के अंदर जाके आप स्पेंड करते हो उस चीज को। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को के ऊपर जहां पे पहले आप महीने की स्पेंडिंग आपकी 10,000 की थी, अब वो हो जाएगी कितनी? 8,500। तो इससे क्या होगा? इससे मार्केट के अंदर जो ये कंपनीज हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, इनके प्रोडक्ट या इनकी जो सर्विसेज हैं वो कम सेल होंगी। वो कम सेल क्यों होंगी? क्योंकि लोगों के पास अब पैसा ही कम बच रहा है मार्केट में स्पेंड करने के लिए। तो जहां पे पहले लोग 10,000 रुपए का ये प्रोडक्ट खरीदते थे, अब 8,500 के खरीदेंगे। इससे अब कंपनीज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, अगर लोग मतलब 10,000 की जगह 8,500 खर्च करेंगे तो इसका मतलब जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट की सेल कम होगी। अब कंपनी के प्रोडक्ट जो है उनकी अगर सेल कम होगी तो कंपनी का रिवेन्यू जो होता है वो क्या होगा? वो भी कम होगा। और कंपनी का रिवेन्यू कम होगा तो कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो भी कम होगा। भाई सेल कम हो रही है तो रिवेन्यू कम होगा, रिवेन्यू कम हो रही है तो प्रॉफिट कम होगा, तो उसका शेयर प्राइस क्या होगा? गिरेगा। और शेयर प्राइस क्यों गिरेगा? क्योंकि इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर? अरे पिछले क्वार्टर में या पिछले साल इस कंपनी ने कमाए 2,000 करोड़, इस साल इसने कमाए 1,500 करोड़, इसका तो प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा। क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस कब बढ़ता है? जब वो प्रॉफिटेबल होती है या उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन जब उसका प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे? उसके अंदर कम इंटरेस्ट लेंगे, इससे उसका शेयर प्राइस फॉल होगा। और इसी डर से होता क्या है, जब आप देखेंगे कि जब ये न्यूज आ रही होती है कि 26-27 जुलाई को फेड इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, तो न्यूज हाइक होने से पहले ही शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स इन द सेंस कि करेक्शन आ जाती है, सॉरी कोलैप्स तो बड़ा वर्ड हो गया, कि शेयर मार्केट में करेक्शन आ जाती है। आपको लगता है कि यार
अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, लोगों के पास कम पैसा बचेगा, तो लोग क्या बोलते हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट को कम बाय करेंगे, और कम बाय करेंगे तो इसका आने वाले टाइम में शेयर प्राइस गिरने वाला है। तो इसका मतलब जो शेयर प्राइस एक आपने आज उसका लेट सपोज शेयर प्राइस है 100 रुपया, बट आपको लगता है यार ये तो 80 रुपये पे भी जा सकता है, तो आज आप आज ही बेच दोगे। आप वेट नहीं करोगे कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा तो मैं बेचूंगा, आप पहले ही उसको पैनिक सेलिंग करोगे। आप क्या करोगे, आप टेंशन में आ जाओगे, अरे यार अब तो शेयर मार्केट के अंदर करेक्शन आ सकता है। आप क्या करोगे, एडवांस में ही उस चीज को बेचना शुरू कर दोगे। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट हाइक होने से पहले ही मार्केट में करेक्शन आ जाता है, लोग पहले ही बेच देते हैं, और जिस दिन एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट हाइक होता है मार्केट में कोई इफेक्ट ही नहीं आता। आप देखते हो कि अरे आज अनाउंस हुआ कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, और उस दिन मार्केट एक्चुअल में गिर नहीं रहा, बल्कि उस दिन शायद बढ़ने भी लग जाए मार्केट। क्योंकि मार्केट को जितना करेक्ट होना होता है, जितने पैनिक सेलर होते हैं, वो ऑलरेडी पहले ही जो है शेयर मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, ये सोच के कि आने वाले टाइम में उनके जिस कंपनी के शेयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका शेयर प्राइस जो है कम हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि कैसे बहुत बार अनाउंसमेंट से पहले मार्केट गिरता है, और अनाउंसमेंट के बाद हम देखते हैं मार्केट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिससे हम डर रहे थे, पता लगा वो तो अनाउंसमेंट के बाद वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो 26 और 27 को जो फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट जो हाइक करने वाला है, उसके साथ भी ऐसा हम देख सकते हैं। पहली चीज क्या है, मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ सकती है, और दूसरा हो सकता है कि वो करेक्शन ना ही आए, कि जितनी आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी हो। लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये चीज हमें क्लियर होगी कि कैसे फेड जब इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के अंदर करेक्शन आता है। सिंपल सा एक चीज है, एक सेकंड में दोबारा रिवाइज करा देता हूं कि फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, बैंकों को इंटरेस्ट पे ज्यादा पैसा मिला तो बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो लोगों की ईएमआई में ज्यादा पैसा जाने लग गया, लोगों का ईएमआई में ज्यादा पैसा जाने लग गया, तो वो जो खर्च करते थे वो कमी आ गई, खर्चे में कमी आई, तो खर्चा दो ही जगह होता था, इन्वेस्ट में कम खर्चा करना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आया। और प्रोडक्ट सर्विसेज कम बाय की तो कंपनी का सेल कम हुई, रेवेन्यू कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरना था, उसकी वजह से लोग डर के मारे पहले ही उसको बेचना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए शेयर मार्केट में और ज्यादा करेक्शन आ जाती है। तो ये दो चीजें तो मुझे लगता है आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि कैसे फेड इंटरेस्ट रेट जब हाइक करता है तो मार्केट के अंदर करेक्शन आती है। तो लेकिन ये सब कुछ टेम्पररी है, मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, हमने देखा है कि इंडियन शेयर मार्केट की भी अगर मैं बात करूं, आप खुद स्टडी कर सकते हैं, यानी मैंने बोल दिया या किसी और यूट्यूबर ने बोल दिया, आप खुद स्टडी कीजिए कि जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है लॉन्ग टर्म के अंदर मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। क्योंकि देखिए कंपनी भी बेवकूफ नहीं है, कंपनीज को भी पता होता है कि यार अगर हमारा प्रॉफिट कम होगा तो मतलब हम सफर कर सकते हैं, तो कंपनीज भी अपने मैकेनिज्म जो है बिल्ड कर लेती हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं, और कॉस्ट कटिंग के लिए मतलब चाहे वो अपने आप को प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाएं, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें, लेकिन वो अपने प्रॉफिट को नो डाउट बढ़ा ही लेती हैं, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर ये चीज का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म या अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं या नॉर्मल ट्रेडर हैं तो आपको थोड़ा सा इससे डरने की जरूरत है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है तो वो कम भी हो जाता है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, एजुकेटेड इन्वेस्टर बनिए, ये 26-27 जुलाई का जो होगा आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपका 3 से 4-5 साल का के टाइम पीरियड को आप कंसिडर करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब आ जाते हैं कि यार अब जानते हैं कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों करता है। देखिए एक सिंपल सी आप एक चीज समझिए कि यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो जनवरी 2021 के अंदर, मैं गलत भी हो सकता हूं लेकिन मतलब कि वो 1.4 या 1.5% था। हाँ ये कंफर्म है कि आइदर 1.4 था या आइदर 1.5 था, बट वो आप चेक कर लीजिएगा। जनवरी 2021 के अंदर यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो 1.4 या 1.5% था, जो कि अब 9.1 हो गया है। तो आप समझिए अब इन्फ्लेशन को समझते हैं। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लो अगर एक साल पहले आपको एक ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का मिल रहा था, आज वही ब्रेड का पैकेट अगर आपको 11 रुपए का मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि इन्फ्लेशन 10% रहा पिछले साल। कि अब 10% का मतलब चीजों की वैल्यू, जो रोजमर्रा की आपकी चीजों की वैल्यू थी वो 10% से बढ़ गई। 10 रुपए का ब्रेड का पैकेट अब 11 का मिलने लग गया। तो अब इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि भाई 10 रुपए की चीज के लिए अगर आज आपसे कोई 11 रुपए चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब पैसे की वैल्यू कम हो गई है। लोग कह रहे हैं 10 रुपए इस एसेट की जो ये ब्रेड था इसकी वैल्यू जो है पहले 10 रुपए में हम दे देते थे, बट अब 10 रुपए नहीं 11 रुपए, मतलब अब क्या बोलते हैं रुपए की वैल्यू कम हो गई क्योंकि 10 की जगह आपको 11 देना पड़ रहा है एक ही उसी ब्रेड के लिए। तो इसका मतलब जब पैसे की किसी भी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो इन्फ्लेशन एक तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि यार अगर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। उसको कम करने का एक ही तरीका है कि पैसे की वैल्यू दोबारा बढ़ा दो। और पैसे की वैल्यू कब बढ़ेगी, देखिए किसी भी चीज की वैल्यू कब बढ़ती है
जब उसकी डिमांड जो होती है वो तो रहे, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो जाए। डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? तो इसका मतलब आपको उसका रेट ज्यादा मिल जाएगा या उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डिमांड जो है वो तो रहे, लेकिन सप्लाई अगर कम हो जाए मार्केट के अंदर किसी चीज की, तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो फिर हो सकता है कि वो 10 रुपए का ब्रेड जो 11 का हो गया था, हो सकता है आपको दोबारा से 10 रुपए में मिलने लग जाए। ठीक है, हम इसको ऐसे समझते हैं। तो अब देखिए कि फेड इंटरेस्ट रेट जब हाइक करता है, उसका मतलब क्या होता है कि फेड बोलता है कि यार बैंकों को अब मैं ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा, तो बैंकों से लोग जो हैं जो पैसा लेंगे वो भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा उसके लिए पे करेंगे। तो या बैंक इकोनॉमी के अंदर एक तरीके से लोग या लोन भी लोग कम लेंगे। अब लोग लोन भी कम लेंगे तो इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो सप्लाई है वो हम कम कर सकते हैं। और जब सप्लाई हम कम करेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस समय जो इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन जो है वो जो 1.4 1.5 से बढ़ के अभी जो हो गया है 9.1% तक। तो इसलिए जो फेड इंटरेस्ट रेट जो है उसको हाइक कर रहा है, सो डेट कि मार्केट के अंदर डॉलर जो है उसकी सप्लाई जो है उसको कम किया जा सके। और उसकी अगर जब सप्लाई कम होगी तो क्या बोलते हैं हम ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि कोरोना के अंदर अनलिमिटेड प्रिंटिंग की वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था। और इन्फ्लेशन से कोई भी गवर्नमेंट क्यों डरती है? क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट को डर होता है, स्पेशली डेमोक्रेसी के अंदर, कि उनकी गवर्नमेंट अगली बार नहीं आएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का कंसर्न हमेशा ये रहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा जाए, और उसको कंट्रोल में रखने का एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से फेड जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक कर रहा है 26 और 27 जुलाई को 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक। अब आ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका इशू क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं कंपनीज अपना प्रॉफिट ऑटोमेटिक कॉस्ट कटिंग या अदर मैकेनिज्म बिल्ड करके कर ही लेती हैं, और इंटरेस्ट रेट जब हाइक होता है तो लॉन्ग टर्म के अंदर वो रिड्यूस भी किया जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंडियन शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो हमेशा इंटरेस्ट रेट जब हाइक हुआ है तो हमारे मार्केट ने आउट परफॉर्म ही किया है। अब रिसेशन के ऊपर आ जाते हैं कि अब भाई 26-27 की इवेंट तो मुझे लगता है आप समझ गए 26-27 को क्या होने वाला है। अब रिसेशन के ऊपर आते हैं कि भाई रिसेशन क्या होता है। तो देखिए फोर्ब्स का अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 1974 से, मैं नाम भूल रहा हूं उन इंसान का जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, बट 1974 से एक सिंपल अगर मैं बात करूं कि कॉमन स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो यही है कि किसी भी कंट्री का अगर 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर के अंदर किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर फॉल करती है तो उसको हम बोल देते हैं कि अब वो कंट्री जो है वो रिसेशन के अंदर आ गई है। सेम ऐसा ही इस बार ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो 28 जुलाई को अपना एक रिपोर्ट लेके आ रहा है जिसमें एडवांस जीडीपी एस्टीमेट दिया जाएगा। तो एडवांस जीडीपी एस्टीमेट जो है 28 जुलाई को जो अनाउंस किया जाएगा ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस बीईए द्वारा, उसमें ये चीज हाईली एक्सपेक्टेड है कि वहां पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यूएस जो है एक तरीके से रिसेशन के अंदर एंटर कर चुका है। अब इससे क्या होगा? इससे लोग पैनिक हो, क्योंकि रिसेशन नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो रिसेशन से ज्यादा अच्छी चीज होती नहीं है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए। क्योंकि मार्केट, अगर आप म्यूचुअल फंड को भी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी रिसेशन आया है, जब भी ऐसी चीजें आई हैं, तो नो डाउट एक बार मार्केट 40-50% भी गिरा है, ज्यादा भी गिर सकता है, लेकिन उससे अगले साल ही या कुछ टाइम के बाद ही मार्केट बाउंस बैक भी किया है। अगर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूं इस समय, सिर्फ आप समझ रहे हैं जो तो उन्होंने भी अगर -40% का भी रिटर्न दिया है, तो अगर रिसेशन या ग्लोबल मतलब अनसर्टेनिटी की वजह से, तो अगले ही साल उन्होंने फिर वो 100-120% भी रिटर्न दिया है। तो मतलब मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है। तो अब लेकिन अगर आपका विजन ही 2-4-5 महीने का है तो आप इस टेंशन में कि गिरने वाला है आप बेच के, या फिर आप सोचोगे कि मैं बॉटम पे बाय कर लूं, जो कि किसी ने आज तक, देखो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने बॉटम पे बाय किया और टॉप पे एग्जिट कर लिया। कोई आपको बोल रहा नहीं मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मैंने तो टॉप पे एग्जिट करा दिया, बॉटम पे बाय करा लिया। आइदर वो झूठ बोल रहा है वो आप या उसका लक हो सकता है, लेकिन इस तरीके से कभी भी नहीं होता। आप कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते। आप जस्ट क्या कर सकते हो, एक एजुकेटेड इन्वेस्टर की तरह हर महीने एसआईपी, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर, कि भाई अगर मार्केट गिर रहा है तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा मतलब क्वाइंस या ज्यादा शेयर्स बाय कर पाओगे उतना ही अमाउंट के अंदर। मार्केट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो आपने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, और इन्वेस्ट तो आप कर ही रहे हो, आपको वो इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए देखिए रिसेशन हो, चाहे 28 तारीख को रिसेशन अनाउंस किया जाए, चाहे 26-27 तारीख को क्या बोलते हैं फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाए, आपको बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना। जो इस तरीके से आपको वीडियोज कुछ आ रही होंगी कि सावधान, लाल वाला वो आग वाला निशान बना के कि डर जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट टेम्परेरी चीज होती है। लेकिन ये आपको एक फियर क्रिएट करा जाता है आप लोगों के दिमाग में, और ये उन्हीं लोगों के दिमाग में फियर क्रिएट हो सकता है जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो इसलिए, और या जो एजुकेटेड इन्वेस्टर नहीं है,
जिन्होंने सिर्फ इतना सुना कि अच्छा 27-28 को अगर 26-27 को इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया तो मार्केट गिर सकता है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि क्यों गिरता है, जिन्होंने कभी ये चीज़ सीखने की कोशिश ही नहीं की, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो जरूर इस टाइप में पैनिक में आके सेल कर सकते हैं या लॉस के अंदर लॉस बुक कर सकते हैं। लेकिन आप एजुकेटेड इन्वेस्टर बनिए तो आपको पता लगेगा कि इस टाइप की जो इवेंट होती हैं, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे वो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक हो, ये आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं। तो और लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये भी कहूंगा इस समय ग्लोबल सेंटिमेंट भी खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन है और आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एक हर महीने आपका जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्पेशली क्रिप्टो करेंसी के अंदर तो इन्वेस्ट आप उतना ही कीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि 10,000 रुपये आपके पास है और अगर वो जीरो भी हो गया तो आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, तो 10 ही डालो आप क्रिप्टो के अंदर तो स्पेशली। तो और आपका किसी के लिए वो 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 1,000, किसी के लिए 10 रुपये, तो किसी के लिए 10 लाख, किसी के लिए करोड़ हो सकता है। तो उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना, और हर महीने इन्वेस्ट करने की आदत डालिए, बिकॉज वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहती है जिसमें आपको बुल मार्केट बियर मार्केट दोनों का बेनिफिट उसके अंदर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक से क्या इम्पैक्ट आता है और क्यों आता है वो इम्पैक्ट, और क्यों 26-27 को जो इवेंट होने वाली है उसका क्या टेम्परेरी या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहने वाला है, और 28 तारीख को जो अनाउंसमेंट होने वाली है उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। तो मिलते हैं अगली बार, किसी नए टॉपिक बात करेंगे, किसी अच्छे टॉपिक बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।